29 अक्टूबर 1929 एक ऐसा दिन जिसे आज अमेरिका के इतिहास में ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है। एक स्टॉक मार्केट क्रैश जो न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को अफेक्ट किया, जिसे आज द ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं। अमेरिका के इतिहास में 1920s के पीरियड को इकोनॉमिक बूम का पीरियड कहा जाता है। लोग इसे रोअरिंग 20s भी कहते हैं। देश की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते हुए लोगों ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। और करते भी क्यों नहीं, लोग अपने आसपास बहुत रैपिड एक्सपेंशन देख रहे थे, नए नए इनोवेशंस देख रहे थे, नई नई इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल, एविएशन, रेडियो उभर कर सामने आ रहे थे। लेकिन 1920s में एक नई कल्चर की शुरुआत हो गई जिसे लोग कंज्यूमरिज्म कहते थे। लोग अपनी ज़रूरत से अधिक गुड्स एंड सर्विसेज लेने लगे और कंज्यूमरिज्म की ये लत लोगों को इसलिए लगी क्योंकि लोगों को इजीली क्रेडिट मिल जा रहा था। फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया था जिससे लोगों को क्रेडिट मिलना आसान हो गया था और लोगों को स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज किया जा रहा था, जिससे कि स्टॉक मार्केट में रैपिड बूम आने लगा था। और इस तरह से फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन में। 1920s के दौर में बहुत सारे लोग स्टॉक्स को मार्जिन पर खरीद रहे थे, यानी कि वो पैसे उधार लेकर खरीद रहे थे, जिससे कि स्टॉक मार्केट में एक बबल क्रिएट हो गया था और स्टॉक्स की प्राइस तेजी से बढ़ तो गई, लेकिन उसके बाद आया एक बड़ा सा बबल बर्स्ट। 29 अक्टूबर 1929 को जब मार्केट खुला तो बहुत से इन्वेस्टर्स ने स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए, जिससे कि स्टॉक की कीमत घटने लगी। जब स्टॉक की प्राइस घटने लगी तो बहुत से इन्वेस्टर्स ने मार्जिन कॉल को रिसीव किया और उनको स्टॉक्स को बेचने के लिए जल्दी से जल्दी पैसों की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन स्टॉक प्राइस के गिरावट के साथ साथ पैसे देने की ऐसी भयंकर जरूरत हो गई कि बहुत से इन्वेस्टर्स ने अपने पर्सनल सेविंग्स को देकर भी पूरे पैसे नहीं चुका पाए। इस दिन के क्रैश ने बहुत से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को बैंकरप्ट कर दिया, उनका पूरा जीवन बदल गया था और इस घटना की वजह से आने वाले कई सालों तक सभी का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बर्बाद हो गया। बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। हालांकि द ग्रेट डिप्रेशन के लिए किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को ब्लेम नहीं किया जा सकता। इस इकोनॉमिक कोलैप्स के बहुत सारे की फैक्टर्स हैं। पहला, स्टॉक मार्केट स्पेकुलेशन, जब लोग मार्जिन पे पैसे उधार लेकर अधिक संख्या में स्टॉक्स ले रहे थे। दूसरा, ओवर प्रोडक्शन और अंडर कंजम्पशन। 1920s के दौर में जोर शोर से मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, लेकिन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि उन प्रोडक्ट्स को खरीद पाएं, जिसके वजह से प्रोडक्ट्स की प्राइस ड्रॉप होने लगी और कंपनीज ने वर्कर्स को निकालना शुरू कर दिया। तीसरा कारण था बैंक फेलियर। बहुत सारे बैंक्स का उस वक्त कोई रूल रेगुलेशन नहीं था और बैंक्स बहुत सारे रिस्क ले रही थी अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को स्टॉक में इन्वेस्ट करके। जब मार्केट क्रैश हुआ तब लोग अपने पैसे निकालने लगे, लेकिन बैंक्स उन पैसों को दे नहीं पा रही थी, जिससे मार्केट में एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होने लगा था। द ग्रेट डिप्रेशन ने ग्लोबल इकोनॉमी पे बड़ा इंपैक्ट डाला था, जिसके बाद बहुत सारे फाइनेंशियल रिफॉर्म हुए और पॉलिसीज में चेंजेस की गई। खासकर अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने तो फाइनेंशियल रिफॉर्म और रेगुलेशन की लाइन लगा दी इकोनॉमी को स्टेबल करने और दूसरा ग्रेट डिप्रेशन से बचने के लिए। द ग्लास-स्टीगल एक्ट, इस एक्ट ने कॉमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को अलग कर दिया ताकि बैंक कस्टमर्स के डिपॉजिट को रिस्की इन्वेस्टमेंट में यूज ना कर सके। उसके बाद आया द सिक्योरिटीज एक्ट ऑफ 1933। इस एक्ट के दो बेसिक ऑब्जेक्टिव थे। पहला कि इन्वेस्टर और पब्लिक को सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिए जाएं सिक्योरिटीज से रिलेटेड, और दूसरा सेल ऑफ सिक्योरिटीज से रिलेटेड किसी भी मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड से बचाव के लिए था। तीसरा एक्ट था नेशनल लेबर रिलेशन एक्ट। 1935 का ये एक्ट किसी भी वर्कर को लेबर को यूनियन ज्वाइन करने का और यूनियन बनाने का अधिकार देता था और साथ ही अपने एम्प्लॉयर्स के साथ बार्गेन करने का भी राइट देता था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फेडरल रिजर्व को अक्सर ब्लेम किया जाता है द ग्रेट डिप्रेशन के लिए, जिसका कारण यह भी था कि फेडरल रिजर्व ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया था इसे रोकने के लिए। दूसरा कारण ये था कि फेडरल रिजर्व ने बैंक को इंस्टेंट लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं किया था जिस वक्त बैंकें बर्बाद हो रही थी। ये सारे रिफॉर्म्स ने फाइनेंशियल सिस्टम को रिफॉर्म किया और फ्यूचर में इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए भी हेल्प किया। साथ ही दूसरे देशों ने भी मल्टीपल रिफॉर्म्स लाए और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को स्टैब्लिश किया। अमेरिका की वॉल स्ट्रीट से शुरू हुई ये मार्केट क्रैश पूरी दुनिया पर अपना इम्पैक्ट डाल रही थी और भारत भी कहीं ना कहीं इसका शिकार हुआ। 1928 से लेकर 1934 के बीच में इंडिया का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही इफेक्ट हुआ था। उस वक्त ब्रिटिश राज मैन्युफैक्चर गुड्स को इंपोर्ट करती थी और एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करती थी। ऐसे ही इंटरनेशनल मार्केट क्रैश हुआ, गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। शहरी लोगों से कहीं ज़्यादा बुरा हाल गांव के किसानों का हो गया था, जो केवल खेती पर डिपेंडेंट थे। जो किसान कर्ज लेकर खेती में लगाएं ये सोचकर कि प्रॉफिट अच्छा होगा, वो और गरीब होते चले गए। इनकम ना होना और अधिक कर्ज में डूब जाने के कारण किसानों को मजबूरन अपनी एसेट्स लाइक गोल्ड, जमीन, सेविंग सब देना पड़ गया। द ग्रेट डिप्रेशन के दौरान इंडिया प्रेशियस मेटल का बड़ा इंपोर्टर बन गया, स्पेशली गोल्ड का, जिससे इंडियन इकोनॉमी को कुछ राहत तो मिली पर हार्डली किसानों को कुछ इससे बेनिफिट हो पाया। द ग्रेट डिप्रेशन का ये संकट तो खत्म हो गया, लेकिन आज तक अमेरिका इसे भूल नहीं पाया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।